स्वागत है आपका एनडीटीवी में। मैं हूं आपके साथ आरजू साईं। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी के विरोध में आम आदमी पार्टी ने पोस्टर्स लगाए तो पीएम विरोधी पोस्टर्स के बाद दिल्ली के कई इलाकों में बीजेपी की तरफ से केजरीवाल विरोधी पोस्टर्स लगा दिए गए हैं। आम आदमी पार्टी दिल्ली के जंतर मंतर पर इस मामले को लेकर आज दोपहर में प्रदर्शन करेगी। इससे पहले कल पुलिस ने रूटीन कार्रवाई बताते हुए प्रधानमंत्री के विरोध में छपे 2000 पोस्टर्स जब्त किए और 2000 पोस्टर्स हटाए गए। कई तरह के पोस्टर्स लगाने वालों पर 138 एफआईआर दर्ज की गई, जिनमें से अकेले 36 एफआईआर सिर्फ पीएम विरोधी पोस्टर लगाने को लेकर ही की गई। इन पोस्टर्स को लगाने वाली आम आदमी पार्टी पूछ रही है कि पोस्टर्स में ऐसा क्या आपत्तिजनक है जिसे लेकर दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई की है। तो पोस्टर वॉर दिल्ली में तेज हो चुका है। ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर हमें देंगे। मुकेश, पोस्टर वॉर थमता नजर नहीं आ रहा। आम आदमी पार्टी आज जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने वाली है, ऐसे में लगता नहीं है कि बीजेपी भी चुप बैठेगी। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने पूरी दिल्ली में जो पोस्टर लगवाए थे जिसमें लिखा था कि मोदी हटाओ देश बचाओ, उसी की तर्ज पर बीजेपी के जो नेता हैं मनजिंदर जीत सिंह सिरसा, उन्होंने आम आदमी पार्टी के बाहर ही पोस्टर लगवा दिए हैं जिसमें लिखा है केजरीवाल हटाओ और दिल्ली बचाओ, और ऊपर लिखा है ईमानदार भ्रष्ट और तानाशाह। तो इस तरह के बहुत सारे पोस्टर जो है वो आम आदमी पार्टी के दफ्तर में लगा दिए गए हैं और इसको लेकर जो है वो राजनीति तेज हुई है। आज जंतर मंतर पर जो आम आदमी पार्टी है वो उसी नारे के साथ जा रही है जिसमें लिखा है मोदी हटाओ देश बचाओ। इसी नारे के साथ आज दोपहर में आम आदमी पार्टी जंतर मंतर पर एक बड़ा प्रोटेस्ट करने वाली है, लेकिन उसके ठीक पहले बीजेपी ने भी हमला किया है। बीजेपी ने अब आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर दीवारों पर इस तरह के पोस्टर लगा दिए हैं जिसमें लिखा है केजरीवाल हटाओ दिल्ली बचाओ। तो ये पोस्टर वार जो है दोनों पार्टियों के बीच में लगातार चल रहा है। जो आम आदमी पार्टी कह रही है कि उसने जो पोस्टर लगवाए हैं उसमें ऐसा क्या आपत्तिजनक है कि दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है, लेकिन दिल्ली पुलिस का कहना यह है कि जो पोस्टर आम आदमी पार्टी ने लगवाए थे उन पोस्टरों में नीचे कहीं भी प्रिंटिंग प्रेस का नाम नहीं था, और जो नियम के मुताबिक अगर कोई पोस्टर लगता है तो उसमें पोस्टर छपवाने वाले का नाम या प्रिंटिंग प्रेस का नाम होना जरूरी है। तो इस तरह के दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज किए थे। कुल 138 केस दर्ज किए हैं जिसमें 36 ऐसे केस हैं जो एंटी मोदी पोस्टर्स को लेकर हैं, और इस मामले में 6 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। तो कुल मिलाकर दिल्ली में आम आदमी पार्टी के बीच में और बीजेपी के बीच में पोस्टर वॉर चल रहा है, जिसका एक जो बानगी है वो आज दोपहर में जंतर मंतर पर दिखेगी। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका मुकेश इस तमाम जानकारी के लिए। तमाम अपडेट्स आपसे हम लेते रहेंगे। तो आपको बता दें कि पोस्टर वॉर शुरू हो चुका है और अब ये पोस्टर वॉर कहां तक जाएगा ये देखने वाली बात होगी। ये रिपोर्ट देखिए। मोदी हटाओ देश बचाओ से लिखे ऐसे पोस्टर पूरी दिल्ली में लगाए जा रहे थे। ये पोस्टर हर रोज देर रात या फिर सुबह तड़के चोरी छिपे लगाए जा रहे थे। पुलिस की जांच के दौरान आईपी स्टेट इलाके में एक वैन पकड़ी जिसमें करीब 2000 ऐसे पोस्टर बरामद हुए। वैन वाले ने पुलिस को बताया कि पोस्टर आम आदमी पार्टी के मुख्यालय जा रहे हैं। इसके बाद 2 प्रिंटिंग प्रेस के मालिकों को पकड़ा गया। उन्होंने बताया कि आपने ऐसे 50,000 पोस्टर छापने का ऑर्डर दिया था। अब बीजेपी इसे लेकर हमलावर है। आप एक पोस्टर लगवाते हो बिना नाम के, और जब एफआईआर होती है तो आप चिल्लाना शुरू कर देते हो कि देश के अंदर लोकतंत्र नहीं है। दिल्ली पुलिस सूत्रों ने पहले बताया कि पोस्टर आपत्तिजनक हैं। पोस्टरों में कानून के तहत प्रिंटिंग प्रेस का नाम और पता नहीं लिखा है, इसलिए कार्रवाई की। पूरी दिल्ली में अवैध तरीके से अलग अलग तरह के पोस्टर लगाने के मामले में दिल्ली पुलिस ने 136 केस दर्ज किए हैं, जिसमें 36 केस मोदी विरोधी पोस्टरों को लेकर दर्ज हुए हैं। इस मामले में कुल 6 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। 2000 मोदी विरोधी पोस्टर हटाए गए हैं जबकि 2000 जब्त किए गए हैं। अब पोस्टर लगाने वाली आम आदमी पार्टी पूछ रही है कि इसमें क्या आपत्तिजनक है। अब मोदी हटाओ देश बचाओ नारे के साथ गुरुवार को जंतर मंतर पर आंदोलन होगा। हजारों पोस्टर जो है बीजेपी लगाती रहती है। अभी तो एफआईआर नहीं होता, रोजाना अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पोस्टर लगाती रहती है। मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं एक डर दिखा रहा है, क्योंकि ये पार्टियों का अधिकार है, लोगों का अधिकार है कि क्या नारा लगाते हैं।
इस मामले में पकड़े गए सभी आरोपियों को जमानत मिल गई है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने पहले कहा कि पोस्टर आपत्तिजनक हैं और पोस्टरों में नीचे प्रिंटिंग प्रेस का नाम नहीं लिखा हुआ है, इसीलिए ये कार्रवाई की गई है। लेकिन जैसे ही मामले ने राजनीतिक तूल पकड़ा, दिल्ली पुलिस ने कहा कि शहर को साफ रखने के लिए ये एक रूटीन कार्रवाई है। लेकिन अब ये मामला इतना राजनीतिक तूल पकड़ गया है कि इसकी गूंज गुरुवार को जंतर मंतर से सुनाई देगी। नई दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। बिहार दिवस पर पटना के गांधी मैदान में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फिर अपनी विशेष राज्य की मांग को दोहराया। उन्होंने कहा कि विशेष राज्य का दर्जा अगर बिहार को मिला तो इससे राज्य आगे बढ़ेगा। वहीं उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि हम संकल्प लेते हैं, बिहार प्राइड को झुकने नहीं देंगे। उनके अनुसार बिहार के कुछ निवासी हैं जो बिहार को बदनाम करने में लगे हुए हैं। विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तो बिहार और आगे बढ़ जाएगा। और जितनी प्रगति हो रही है और जितना लोग मेहनत कर रहे हैं, कितना आगे बढ़ेंगे। इसलिए विशेष राज्य का दर्जा बिहार को मिलना चाहिए। हम लोग तो शुरू से मांग कर रहे हैं। अब विशेष राज्य का दर्जा मिले, इसके लिए कितना बार हम गांधी मैदान में किए हैं रैली और सब तरह से। तो ठीक है, अब तक नहीं मिला, लेकिन अगर मिल जाएगा तो बिहार कितना आगे बढ़ेगा। कुछ बिहारी हैं जो बिहार को बदनाम करने में लगे हुए, तो इन सब से लोगों को बचने की जरूरत है, संभलने की जरूरत है। तो हम सब लोग आइए संकल्प लेते हैं कि अगर कहीं भी कभी भी बिहारी प्राइड की अगर बात आएगी तो हम बिहारी प्राइड को झुकने नहीं देंगे, कम नहीं होने देंगे, बिहारी प्राइड को ऊंचा करने का काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बाद अब कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी नजरअंदाज कर रहे हैं और ये दर्द मुख्यमंत्री बोम्मई के खुद के बयान में झलक रहा है। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव मई में है, लेकिन यहाँ की सड़कों पर अजीबोगरीब तस्वीर दिख रही है। जैसे शिवमोग्गा के कलेक्टर ऑफिस को ही लीजिए। दक्षिणपंथी हिंदू संगठन यहाँ गौमूत्र का छिड़काव कर रहे हैं, क्योंकि एक मुसलमान ने यहाँ अजान दी थी। अजान उस बयान की प्रतिक्रिया में दी थी जिसमें वरिष्ठ बीजेपी नेता ईश्वरप्पा ने कहा था कि अजान की आवाज से उन्हें सर दर्द होता है। एक तरफ अजान को लेकर हंगामा तो दूसरी तरफ हलाल मीट के खिलाफ अभियान। बताया जा रहा है कि हलाल की जगह झटका मीट खाएं। और अभिनेता चेतन को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया क्योंकि उन्होंने हिंदुत्व को लेकर विवादास्पद बयान दिया था। आखिर बीजेपी विकास की जगह उग्र हिंदुत्व की राह पर क्यों निकल पड़ी है? वो भी तब जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ पार्टी के तमाम बड़े नेता लगातार यहां सभाएं कर रहे हैं। इसकी वजह मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के बयान में तलाशी जा सकती है। बिलागी विधानसभा क्षेत्र में भी मैंने जल सिंचाई परियोजनाओं सहित हजारों विकास कार्य किए हैं, लेकिन मुर्गेश मुझे उद्घाटन के लिए नहीं ले गए। अगर वो मुझे वहां ले जाएंगे तो लोगों को पता चल जाएगा, इसलिए वो मुझे नहीं ले गए। इसे खबर मत बनाओ, मैं वहां अगला मुख्यमंत्री बनकर फिर जाऊंगा। मुख्यमंत्री खुद ही कह रहे हैं कि उनके काबीना के मंत्री उन्हें नजरअंदाज कर रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री शाह ने भी उनकी जगह येदियुरप्पा को तरजीह दी थी। मुख्यमंत्री अलग थलग पड़ते दिख रहे हैं तो खेमेबाजी इतनी हावी है कि सीटी रवि येदियुरप्पा जैसे वरिष्ठ नेताओं को नसीहत देते सुने गए। यानी एक तरफ गुटबाजी तो दूसरी तरफ सत्ता विरोधी लहर। ऐसे में बीजेपी के पास उग्र हिंदुत्व के अलावा फिलहाल कोई दूसरा विकल्प नहीं दिखता। बेंगलुरु से निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया। सेंट्रल
लंदन में इंडिया हाउस के बाहर कल फिर खालिस्तान समर्थकों ने प्रदर्शन किया। लंदन पुलिस ने इंडिया हाउस के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी है और प्रदर्शनकारियों को सड़क के दूसरी ओर ही रोक दिया गया, वहां से आगे नहीं बढ़ने दिया गया। प्रदर्शन के दौरान 30 मेट्रोपॉलिटन अधिकारी भारतीय दूतावास पर तैनात रहे, साथ ही पुलिस ने बैरिकेड्स भी लगा दिए हैं। रविवार को इंडिया हाउस पर खालिस्तान समर्थकों ने प्रदर्शन किया था और तिरंगे को उतारने की कोशिश की थी, जिसके बाद भारत ने ब्रिटेन के सबसे वरिष्ठ राजनयिक को तलब कर कड़ी आपत्ति जताई थी। भारत सरकार ने दिल्ली में ब्रिटिश हाई कमीशन के सामने लगे अतिरिक्त बैरिकेड्स कल हटा दिए। इसके बाद ये सवाल उठा कि क्या भारत ने ब्रिटिश हाई कमीशन की सुरक्षा में कमी कर दी है। हालांकि इसके जवाब में दिल्ली पुलिस ने कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। उधर लंदन में भारतीय उच्चायोग के सामने पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ उस पर अब यूके के विदेश मंत्री का बयान सामने आया है। जेम्स क्लेवर्ली ने कहा कि जो हुआ वो मान्य नहीं है, हम उच्चायोग की सुरक्षा का रिव्यू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि लंदन पुलिस से इस पर बातचीत हो रही है, सुरक्षा के लिए जो भी जरूरी होगा वो किया जाएगा, हर संभव कदम उठाए जाएंगे। ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी कादम्बिनी हमें दे रही है। वहां के जो विदेश मंत्री हैं जेम्स क्लेवर्ली, उन्होंने एक अहम बयान दिया है। उन्होंने ये कहा है कि हम लंदन पुलिस से बात कर रहे हैं और जो भी सुरक्षा के लिए जरूरी होगा भारतीय हाई कमीशन और उसके स्टाफ के लिए वो हम करेंगे, हम सिक्योरिटी वहां पर रिव्यू करेंगे। उन्होंने ये भी एग्जाम्पल दिया कि किस तरह से कल यानी कि बुधवार को जिस तरह से सुरक्षा बिल्कुल चाक चौबंद थी, बड़ी संख्या में कल भी खालिस्तानी समर्थक वहां पर जुटे थे प्रदर्शन के लिए, लेकिन वो बैरिकेड से आगे नहीं बढ़ पाए। लेकिन ठीक इसके उलट जब हमने रविवार को देखा था किस तरह से वो वहां तक हाई कमीशन तक पहुंच गए थे, वहां पर झंडे की तिरंगे का अपमान किया था, उसके बाद वहां पर तोड़फोड़ की थी, दो जो स्टाफ है उनको हल्की फुल्की चोटें भी आई थी। तो वो उस घटना के बाद भारत ने तीखी प्रतिक्रिया जताई थी। उन्होंने यहां पर जो डेप्यूटी हाई कमिश्नर है उनको बुलाया था, उनसे कहा था कि वो एक्सप्लेन करें कि सुरक्षा वहां पर क्यों नहीं थी। वियना कन्वेंशन के मुताबिक ये उनकी जिम्मेदारी है। और उसके बाद हमने ये भी देखा था कि किस तरह से बैरिकेड्स जो हैं वो कल हटाए गए थे, चाहे वो हाई कमिश्नर यहां पर यूके के हों एलेक्स एलिस, उनके रेजिडेंस के सामने से या फिर हाई कमीशन के सामने से। तो अब ये बयान जेम्स क्लेवर्ली जो यूके के विदेश मंत्री हैं उनका है। उन्होंने कहा है कि वो लगातार संपर्क में है भारत सरकार के भी और वहां पर हाई कमिश्नर के भी, भारतीय जो हाई कमिश्नर हैं। इन्वेस्टिगेशन इस मामले में चल रहा है। उसके अलावा सिक्योरिटी रिव्यू किया जाएगा। सिक्योरिटी बहुत ज्यादा वहां पर नहीं होता है, वहां पर पुलिस वाले, लंदन पुलिस वाले, मेट पुलिस वाले नहीं दिखते हैं, ये उन्होंने कहा है। उन्होंने ये भी आश्वस्त किया है कि भारतीय हाई कमीशन जो है और बाकी जो हाई कमीशन वहां पर है उनकी सुरक्षा बिल्कुल प्रायोरिटी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने भारत से अपने रिश्तों का भी हवाला दिया है, यूके के रिश्तों का। कहा है कि हमारा रिलेशनशिप जो है वो नए मार्केट्स, नए जॉब्स, इन सब की तरफ देखते हुए और भी एक शेयर्ड जो वैल्यू है पर्सनल कनेक्शन से, ये इन सब चीजों की बात की है। तो अब वहां पर ये जरूर साफ है कि भारत ने जो संदेश दिया है, भारत ने जो तल्खी दिखाई है पूरे मामले में, उसका असर वहां पर हुआ है। और सिक्योरिटी रिव्यू करने की बात जो कि बेहद जरूरी है, वहां पर लगातार पिछला इतिहास भी देखते हुए वो की जा रही है। भारत सरकार ने नई दिल्ली स्थित ब्रिटिश उच्चायोग और ब्रिटिश उच्चायुक्त के आवास पर सुरक्षा घेरे में कमी की है। ब्रिटिश उच्चायुक्त के प्रवक्ता ने कहा कि हम सुरक्षा के मुद्दे पर टिप्पणी नहीं करते हैं। क्या भारत सरकार ने यूके सरकार से जुड़ी इमारतों के सुरक्षा घेरे का स्पेशल कवर घटा दिया है? क्या लंदन में भारत के उच्चायोग के बाहर जो हुआ उसकी वजह से यूके के हाई कमिश्नर के घर के बाहर सुरक्षा में भी कटौती हुई है? जानकारी के मुताबिक कूटनीति में जैसे को तैसा का फॉर्मूला आजमाते हुए भारत सरकार ने नई दिल्ली स्थित ब्रिटिश उच्चायोग और ब्रिटिश उच्चायुक्त के आवास पर सुरक्षा में कमी कर दी है। इन दोनों जगहों के बाहरी गेट पर बैरिकेड्स लगे होते थे, जिनको बुधवार सुबह हटा दिया गया। इन बैरिकेड्स को सुरक्षा व्यवस्था का पहला घेरा माना जाता था। वैसे केंद्र सरकार का कहना है कि समय समय पर सुरक्षा की समीक्षा होती है और उसके हिसाब से ही सुरक्षा घेरा बढ़ाया या घटाया जाता है।
उधर ब्रिटिश हाई कमीशन से जब ये सवाल पूछा गया तो उनका जवाब था कि सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दों पर वो कुछ कहना पसंद नहीं करते। माना जा रहा है कि भारत की ओर से ये संकेत इसलिए दिया गया है कि भारत सरकार के लगातार आग्रह के बाद भी ब्रिटिश सरकार ने भारत के उच्चायोग के बाहर सुरक्षा नहीं बढ़ाई। खालिस्तानी समर्थकों की तरफ से पिछले एक हफ्ते में वहां 2 बार हिंसक प्रदर्शन किए गए हैं। पहले रविवार को खालिस्तान समर्थकों ने उच्चायोग पर लगे तिरंगे का भी अपमान करने की कोशिश की थी। ये इलाका हाईली सेंसिटाइज जोन की श्रेणी में आता है। हाई रेजोल्यूशन कैमरा इस राउंडअबाउट के आसपास आपको चारों तरफ दिखाई देंगे। सूत्रों का कहना है कि ये कहना कि भारत सरकार किसी भी हाई कमीशन या फिर किसी डिप्लोमेट की सुरक्षा को लेकर कोताही बरतेगी, ऐसा कहना गलत होगा। नई दिल्ली से नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। पंजाब में फरार चल रहे खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह की नई तस्वीर सामने आई है। इसमें गुलाबी पगड़े पहने हुए अमृतपाल जुगाड़ गाड़ी से भागता हुआ नजर आया। तस्वीर में बाइक में पेट्रोल खत्म होने के बाद अमृतपाल एक जुगाड़ गाड़ी में सवार हुआ और उसी पर बाइक भी रख ली। तस्वीर में अमृतपाल गुलाबी पगड़ी और काले रंग का चश्मा लगाए हुए नजर आ रहा है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से फटकार खाने के बावजूद अब तक पंजाब पुलिस अमृतपाल तक नहीं पहुंच सकी है। 18 तारीख को अपनी मर्सिडीज से उतरने के बाद जिस ब्रेजा कार से अमृतपाल भागा, उस ब्रेजा कार को पुलिस ने होशियारपुर से बरामद कर लिया। ब्रेजा कार से उतरकर जिस प्लेटिना मोटरसाइकिल में वो बैठा, उसे भी पंजाब पुलिस ने बरामद कर लिया है। मर्सिडीज छोड़ने के बाद इसी ब्रेजा गाड़ी में अमृतपाल सवार हुआ। ये ब्रेजा गाड़ी जिसका नंबर PB02 EE 3343 है, ये अमृतपाल के खास पप्पलप्रीत सिंह के नाम पर रजिस्टर्ड है। पप्पलप्रीत इसको चलाता था। पप्पलप्रीत अमृतपाल का कह लीजिए रीढ़ की हड्डी था। और इस ब्रेजा गाड़ी में अमृतपाल जब मर्सिडीज छोड़ करके भागा तो इसी ब्रेजा गाड़ी में बैठा हुआ था। ब्रेजा गाड़ी में ही बैठ करके पप्पलप्रीत, अमृतपाल, उसके 3 और सहयोगी पहुंचे नंगल अमिया गुरुद्वारे पर। उस गुरुद्वारे में लगभग 45 मिनट तक अमृतपाल रुका। वहां पर अमृतपाल ने खाना खाया, कपड़े बदले और ग्रंथी को कहा कि उसे किसी और कार्यक्रम में जाना है, इसलिए वो यहां पर आया है। ग्रंथी को नहीं पता था कि अमृतपाल के पीछे पुलिस पड़ी हुई है। उसके बाद वहां खाने के बाद अमृतपाल इसी गाड़ी में थोड़ा आगे गया और फिर वहां पर 2 मोटरसाइकिलों में, ये मोटरसाइकिल प्लेटिना है जिसको पंजाब पुलिस ने आज जलंधर के दारापुर से रिकवर किया है। इसी प्लेटिना मोटरसाइकिल में पीछे बैठ करके अमृतपाल फरार हुआ। जो मोटरसाइकिल चला रहा था वो था पप्पलप्रीत सिंह। पंजाब पुलिस ने अमृतपाल को ब्रेजा कार और मोटरसाइकिल मुहैया कराने वाले मनप्रीत, गुरप्रीत, गुरबेज और हरप्रीत को गिरफ्तार किया है। ये चारों जलंधर के ही रहने वाले हैं। ये चारों शाहकोट के ही रहने वाले हैं। इन्हें पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन्होंने ही ब्रेजा कार और ब्रेजा कार के अलावा जो प्लेटिना मोटरसाइकिल है वो प्रोवाइड कराई थी। 2 दिन लगभग 24 घंटे की पूछताछ के बाद पंजाब पुलिस इन्हें कोर्ट में पेश कर रही है। अमृतपाल की मदद करने का इन पर आरोप है। अमृतपाल को लेकर पंजाब विधानसभा में भी जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस ने तो अमृतपाल को ना पकड़ पाने पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का इस्तीफा ही मांग लिया। शांतिपूर्वक सूबा इन्हां नूं दिता गया सी वोटां ते बाद अज टोटल सूबे विच अशांति है, टोटल इंटैलीजेंस फेलियर है। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कल पूछा कि 80,000 अफसर ते पुलिस वाला तुहाडे कोल पुलिस फोर्स 80,000 दी, की ये इंटैलीजेंस फेलियर नहीं, की पंजाब पुलिस का फेलियर नहीं कि 80,000 आदमी एक व्यक्ति नूं गिरफ्तार ना कर पाए। अजे बहुत सारे सवाल ने। जबकि सुखबीर बादल ने ट्वीट कर कहा कि ऑपरेशन के नाम पर बेगुनाहों को पकड़ा जा रहा है, उन्हें अकाली दल कानूनी मदद करेगा। पुलिस का कहना है कि अमृतपाल लगातार अपना हुलिया और गाड़ियां बदल रहा है, इसलिए उसे पकड़ने में वक्त लग रहा है। और जितना वक्त पंजाब पुलिस को लगेगा अमृतपाल को पकड़ने में, उतना ही वक्त पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार को विपक्ष की आलोचना झेलना पड़ेगा। सहयोगी संजय कौशिक के साथ जलंधर से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। उधर फरार चल रहे अमृतपाल सिंह को लेकर अब महाराष्ट्र पुलिस भी अलर्ट पर है। महाराष्ट्र के नांदेड़ में हर आने जाने वाले पर नजर रखी जा रही है। रेलवे स्टेशन से लेकर बस स्टैंड पर चौकसी बढ़ा दी गई है। महाराष्ट्र ATS अलर्ट मोड पर है।
बीजेपी ने अपने सभी लोकसभा सांसदों के लिए व्हिप जारी किया। आज और कल सदन में मौजूद रहने को कहा गया है। लगातार हो रहे हंगामे के चलते संसद का कामकाज तकरीबन ठप है और सरकार को कुछ अहम विधेयक पास करने हैं, जिनमें विनियोग विधेयक शामिल है, जबकि संभावना ये भी है कि सरकार बजट और वित्त विधेयक पारित करा सकती है। सरकार के एजेंडे में 5 मंत्रालयों के वित्तीय अनुदान मांगों पर चर्चा कर उन्हें पारित कराना भी शामिल है। लेकिन लगातार हो रहे हंगामे के चलते 6 अप्रैल तक चलने वाला बजट सत्र पहले ही समाप्त हो जाने के भी आसार हैं। ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी अखिलेश शर्मा हमें देंगे। अखिलेश, बीजेपी ने तो व्हिप जारी किया, तो संभावना है कि आज और कल बीजेपी के तो सभी सांसद मौजूद रहेंगे लोकसभा में। सवाल यह है कि विपक्ष इस पर क्या रुख अपनाता है? देखिए, गतिरोध सुलझाने के लिए दोनों ही सदनों के चेयर ने मीटिंग बुलाई है। लोकसभा स्पीकर की भी बैठक है, राज्यसभा के सभापति की बैठक भी है, लेकिन आसार इस बात के कर रहे हैं कि गतिरोध सुलझे। इसी बीच जो एजेंडा है उसमें अब आज 5 मंत्रालयों के लिए जो डिमांड फॉर ग्रांट्स होती है उनका कर दिया गया है। इसके साथ साथ एप्रोप्रिएशन बिल, जो कि बजट का एक अहम हिस्सा है, उसको भी लिस्ट किया गया है। माना जा रहा है कि जो आज व्हिप इशू की गई है, इसके बाद गिलोटिन होगा। गिलोटिन यानी बिना चर्चा के पारित कराना, और माना जा रहा है कि 5 मंत्रालय की डिमांड फॉर ग्रांट्स और एप्रोप्रिएशन बिल गिलोटिन करके पारित कर दिया जाए और कल लोकसभा में बजट पेश होना है। तो इस तरह से कुल मिलाकर के बजट भी कल पारित होना है। तो ये लग रहा है कि इस सप्ताह बजट का जो काम है लोकसभा से पूरा कर लिया जाएगा। अगले सप्ताह राज्यसभा में भी यही प्रक्रिया दोहराई जाएगी, और चूंकि गतिरोध बना हुआ है, संसद में कामकाज नहीं हो पा रहा है, तो इस बात की पूरी संभावना है कि अगले सप्ताह तक जो है बजट का काम निपटा करके बजट सत्र का समापन कर दिया जाए। बजट सत्र 6 अप्रैल तक होना है, लेकिन गतिरोध के कारण कोई काम नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल, शुक्रिया आपका अखिलेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि बीजेपी ने अपने सांसदों को व्हिप जारी कर दिया है। आज और कल लोकसभा में रहने के लिए कहा गया है और इस दौरान जम्मू कश्मीर का भी बजट पेश किया जा सकता है। देश में हर अधिकारी कर्मचारी को एक ही पेंशन मिलती थी, लेकिन माननीय यानी कि विधायक राज्य से दिल्ली चले जाएं तो सांसद का पेंशन, राज्यसभा चले जाएं तो 3 पेंशन। कई राज्यों में तो हर टर्म के हिसाब से पेंशन है। मध्य प्रदेश हर मामले में ही अनूठा है, क्योंकि यहां विधायक से लेकर विधानसभा अध्यक्ष तक का दिल और मांग रहा है। तर्क यह है कि कई राज्य ऐसी सुविधाएं देते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष गिरीश गौतम पद पर रहते हुए सरकार को रिटायरमेंट का प्लान सौंपा है। सरकार से मांग की है कि पूर्व स्पीकर को भी कैबिनेट मंत्री जैसे वेतन भत्ते सुविधाएं मिले। फिलहाल पूर्व मुख्यमंत्री इसके हकदार हैं। वर्तमान में जो स्पीकर हैं, प्रोटोकॉल में इनका बहुत नीचे नंबर है, 17 में बनाया जाए। और वो इसलिए तर्क ये दिया गया कि जिस लोकायुक्त की नियुक्ति में हस्ताक्षर विधानसभा स्पीकर के होते हैं, उसका प्रोटोकॉल में ऊपर नाम रहता है, अपॉइंटमेंट करने वाली अथॉरिटी के नीचे रहता है। ये शायद उचित नहीं है, यही है ना, उसमें ये उचित नहीं है कि हम जिसको अपॉइंटमेंट कर रहे हैं प्रोटोकॉल में जब वो पद में पा जाएगा तो हमसे ऊंचे हो जाएगा, हम उससे नीचे हो जाएंगे। तो कम से कम उसी के समकक्ष वाले कॉलम में जाना चाहिए। पूर्व स्पीकरों का भी कोई जिक्र कहीं नहीं है, पूर्व सांसद का नहीं, पूर्व विधायक का नहीं, पूर्व स्पीकर का नहीं। तो उसमें आया कि प्रोटोकॉल में इस बात का संशोधन किया जाए कि कम से कम पूर्व विधायक होने पर जो आपका मिनिस्टर का जो दर्जा होता है उसको वो मिला रहे केवल। राज्य के संसदीय इतिहास में पहली बार किसी स्पीकर ने अपने रिटायरमेंट के प्लान को लेकर ऐसा प्रस्ताव दिया है। प्रस्ताव स्वीकार होने पर बीजेपी से पूर्व स्पीकर डॉक्टर सीतासरण शर्मा, कांग्रेस से पूर्व स्पीकर डॉक्टर NP प्रजापति को भी ये सुविधाएं मिलेगी। दोनों फिलहाल विधायक हैं। प्रस्ताव के तहत 10,000 किलोमीटर की यात्रा का रेलवे कूपन, 1 गाड़ी 2 ड्राइवर और स्टाफ, 350 लीटर ईंधन, स्वास्थ्य सेवा, वेतन भत्ते और दूसरी सुविधाएं मिलाकर लगभग 2 लाख रुपए महीना मिलेगा। वैसे अध्यक्ष जी ने सिर्फ अपने नहीं पूर्व विधायकों का भी ख्याल रखा है। हाल में पूर्व विधायकों के सम्मेलन में 300 नेता पहुंचे। मांग आई पूर्व सांसदों विधायकों को प्रोटोकॉल सूची में शामिल किया जाए। दिल्ली के MP भवन में साल में 30 दिन तक रुकने की व्यवस्था हो, फिलहाल 13 दिन है। पेंशन राशि न्यूनतम 60,000 रुपए की जाए। विधायक विश्राम गृह में 25 कमरे आरक्षित हों। कुछ उनको वृद्धि कर दी जाए, ये आग्रह किया है। और दूसरा, हमारी तरफ से विधानसभा की तरफ से हमने इस बात का प्रयास किया कि उनको विधानसभा में विधायक विश्राम गृह में थोड़ा सा बढ़िया व्यवस्था हो जाए। उनके लिए कमरे आरक्षित एकदम से अलग से हो जाए, क्योंकि वो कई बार आते हैं, खाली न होने के कारण उनको मिल नहीं पाता। इसलिए हमने 25 कमरे उसमें से आरक्षित कर दिया केवल पूर्व विधायकों में। वो नहीं आवे तो भी वो खाली रहेंगे, उसको किसी को देना नहीं।
और उनके कुछ चाय नाश्ते का इंतजाम कर दिया, ये हमने कर दिया। छत्तीसगढ़ कई राज्यों ने दे के रखा है कि 2-3 चीज़ें हैं। एक तो पूर्व सांसद हो जाता है तो उसका कहीं नाम उल्लेख नहीं रहता, प्रोटोकॉल बना जिसमें 34 कॉलम है, तो उसमें से किसी कॉलम में पूर्व सदस्य का कहीं नामो निशान नहीं है। इसलिए हमने सदस्य सुविधा समिति से ये निर्णय करा करके, निर्णय जो हुआ है उनका, कि पूर्व सांसदों को भी 33वें नंबर पर शामिल किया जाए और जो पूर्व विधायक है उनको भी 34वें नंबर पर शामिल किया जाए। वैसे मध्य प्रदेश सरकार 450 से अधिक पूर्व विधायकों की पेंशन पर सालाना 21 करोड़ रुपए खर्चती है। पूर्व विधायकों को हर माह 35,000 रुपए पेंशन मिलती है। हर दूसरे कार्यकाल में 800 रुपए की बढ़ोतरी होती है। इसके बाद वो जितने कार्यकाल पूरे करते हैं उनकी पेंशन में हर बार 4,000 रुपए की बढ़ोतरी हो जाती है। दिल्ली में लोकसभा पहुंचने पर डबल, राज्यसभा चले गए तो तीनों पेंशन के हकदार। सदन में एक सवाल के लिखे जवाब में सरकार ने साफ कर दिया कि उनका पुरानी पेंशन पर लौटने का कोई इरादा नहीं है। वैसे भी 30-32 साल की नौकरी के बाद एक सरकारी कर्मचारी को न्यूनतम 9,000 रुपए पेंशन मिल जाती थी। एनपीएस में वो 500 रुपए के आसपास है, जबकि एक माननीय अगर एक भी दिन इस सदन के अंदर बैठे तो उसे 35,000 रुपए मिलना तय है। कई विधायक तो ऐसे हैं जो दिल्ली जा पहुंचे हैं और उन्हें 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3-3 पेंशन मिल रही है। बावजूद इसके इस सदन के सारे माननीय, पूर्व माननीय और अध्यक्ष भी चाहते हैं कि उन्हें पुरानी पेंशन मिले, ज्यादा और ज्यादा। ऐसे में पता नहीं सरकार अपने साथियों के एनपीएस के फायदे क्यों नहीं समझा पाई और कर्मचारियों को समझाने पर आमादा है। भोपाल से अपने कैमरा सहयोगी रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि से उत्तरी और मध्य भारत के कई राज्यों में किसानों के गेहूं, सरसों समेत कई तरह की फसलें बर्बाद हो गई हैं। अब किसान सरकार से नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजे की मांग कर रहे हैं। देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मोदी नगर से सहयोगी हिमांशु शेखर मिश्रा की रिपोर्ट। मोदी नगर के गदाना गांव के किसान महेंद्र सिंह अपनी गिरी हुई गेहूं की फसल से हुए नुकसान का जायजा ले रहे हैं। अगले 3 हफ्ते में वो गेहूं कटाई की तैयारी कर रहे थे, लेकिन बेमौसम बरसात और ओला गिरने से काफी फसल बर्बाद हो गई। मोदी नगर के गदाना गांव में ये महेंद्र सिंह की खेत है, करीब 1 एकड़ की खेत है, जहां पर उन्होंने गेहूं की बुआई की थी। लेकिन 3-4 दिन पहले जो यहाँ पर भारी बारिश हुई है और ओलावृष्टि हुई है, उसकी वजह से आप देख सकते हैं जो उनकी गेहूं की फसल है वो काफी हद तक बर्बाद हो चुकी है। आमतौर पर अगर बारिश नहीं होती तो यहाँ से कितना गेहूं निकलता? ये तकरीबन 4 क्विंटल बीघे का निकलता, 5 बीघे खेत था, तो अब तो ये 1 क्विंटल भी मुश्किल से 75% नुकसान है। तो आप जो इससे चारा बनाते हैं, ये फसल है जो नीचे गिरी है और इसमें ये दाना नहीं है। अब आप दिखा सकते हैं इसमें कैसे नुकसान हुआ है आपका? ये दाना तो अभी कुछ कच्चा है ना, हाथ में दिखाइए। अब ये तो पिचक जाएगा, इसमें दाना पूरा पक्का नहीं हो पाएगा। महेंद्र सिंह अकेले नहीं हैं। मोदी नगर के इस गांव के कई खेतों में गेहूं की फसल खराब होने से किसानों को काफी नुकसान हुआ है। अब यहां के प्रभावित किसान चाहते हैं कि सरकार उनको हुए नुकसान की भरपाई करे। मोदी नगर इलाके में जो गेहूं के किसान हैं, विशेष तौर पर उनको कितना ज्यादा नुकसान हुआ है? कौन कौन से इलाके हैं जहां पर क्या दूसरी फसलें भी आपको लगता है खराब हुई हैं? गेहूं के साथ साथ सरसों भी और सब्जियां भी खराब हुई हैं, जैसे लौकी है, तोरी है, आपका खीरा है, ककड़ी है, वो बारिश के पानी की वजह से गल गई है। 15 से 20 हजार रुपए पर एकड़ के हिसाब से किसान की लागत आई है। अब हमारी सरकार से यही मांग है और हम तमाम जिलों में दूसरी जगह भी अपने साथियों से कह रहे हैं कि जिलाधिकारियों के माध्यम से इस मुआवजे की मांग करते हैं, मुख्यमंत्री से भी मांग करते हैं। बेमौसम बारिश और ओला गिरने से नुकसान सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों तक सीमित नहीं है। उत्तरी और केंद्रीय भारत के कई राज्यों में सैकड़ों किसानों की फसल बेमौसम बरसात और ओला गिरने से खराब हुई है। सीपीआई के राज्यसभा सांसद बिनोय विश्वम ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर सभी प्रभावित किसानों के लिए प्रति एकड़ 15,000 रुपए का मुआवजा देने की मांग की है। फरवरी महीने में औसत से अधिक गर्मी की वजह से गेहूं और दूसरी फसलों पर उसके असर को लेकर किसान परेशान थे और अब मार्च महीने में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने उनका संकट और बढ़ा दिया है। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि की वजह से गेहूं और दूसरी फसलें जो खराब हुई हैं, उससे राहत देने के लिए सरकार कितनी जल्दी किसानों के लिए एक राहत पैकेज का ऐलान करती है। मोदी नगर से कैमरा पर्सन गौरी प्रसाद के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।
पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ओडिशा के दौरे पर हैं। ममता ने पुरी में जगन्नाथ मंदिर में दर्शन किए। वहीं आज वो ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से मुलाकात करेंगी। ममता बनर्जी का ये दौरा 2024 के चुनाव के लिए गैर कांग्रेसी मोर्चे की कवायद के तौर पर देखा जा रहा है। इससे पहले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कोलकाता में ममता बनर्जी से मुलाकात की थी। केंद्र सरकार पंजाब में करतारपुर कॉरिडोर की तर्ज पर शारदा पीठ के लिए कॉरिडोर खोलने का प्रयास करेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा कि शारदा पीठ भारत की सांस्कृतिक धार्मिक विरासत का ऐतिहासिक केंद्र रहा। ऐतिहासिक शारदा पीठ मंदिर पीओके इलाके में है। मित्रों, आज यहाँ पर जब सभी भक्त आए हैं, रविंद्र पंडिता जी ने कहा है कि करतारपुर कॉरिडोर के पेटर्न पर शारदा पीठ को भी जल्दी से यात्रा के लिए खोल दिया जाए। भारत सरकार निश्चित ही इस दिशा में प्रयास करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। एनडीटीवी की पेशेवर और रचनात्मक पत्रकारिता को एक बार फिर से सम्मान मिला है। एनडीटीवी के 2 पत्रकारों को साल 2019 और साल 2020 के लिए प्रतिष्ठित रामनाथ गोयंका सम्मान मिला है। एनडीटीवी के पत्रकार सुशील महापात्रा को 2019 के लिए हिंदी पत्रकारिता ब्रॉडकास्ट श्रेणी में ये सम्मान मिला है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने उन्हें ये सम्मान दिया। सुशील महापात्रा को सम्मान हरियाणा की जहरीली नहर पर की गई सीरीज के लिए दिया गया। उन्हें दूसरी बार ये प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला है। इससे पहले उन्हें 2017 में भी रामनाथ गोयंका सम्मान मिल चुका है। एनडीटीवी के ही पत्रकार अजय सिंह को 2020 में खेल की श्रेणी में प्रतिष्ठित रामनाथ गोयंका सम्मान दिया गया है। अजय सिंह ने अपनी रिपोर्ट में ये बताया था कि किस तरह खिलाड़ियों का हुनर तराशने वाले कोच उत्तर प्रदेश में बेहाल हैं। कोई समोसे पकौड़े बना रहा है तो कोई दिहाड़ी पर बिजली कर्मी का काम कर रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर कई खिलाड़ी देने वाले कोच संविदा पर काम कर रहे हैं।